तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग ने 4 सेट तक हल कर चुके थे। तो हम लोग का 5वां सेट स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग 5वां सेट को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग 4 सेट तक आप संपूर्ण वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो पहले क्या करिए, आप लोग चौथा सेट को देख लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, 5वें सेट को लगाइएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बेहतरीन से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 12 का ही 5वां सेट फिजिक्स का। तो हम देखते हैं पहला खंड अ। तो खंड अ में कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन गुणे मीटर पे इनवर्स एम्पियर इनवर्स। दूसरा दिया है न्यूटन गुणे मीटर पे -2 इंटू दिया है एम्पियर पे -2। तीसरा दिया है न्यूटन गुणे मीटर पे -2 गुणे एम्पियर पे -1। फिर दिया है चौथा न्यूटन गुणे मीटर पे -1 और एम्पियर पे -2। तो इसमें का आपका ऑप्शन होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, IBL। ठीक है, हम लोग जानते हैं F बराबर IBL होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या लंबाई है, क्या है हमारा, धारा है। ठीक है, I हमारा धारा है। तो चूँकि हमें B का मात्रक निकाला, तो B को जब इधर लाएंगे तो ये हमारा भाग में चला जाता है। तो हमारा F ऊपर चला जाता है और I और L। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, एम्पियर, और इसका मीटर। तो ये हो गया। जो ऊपर आप ले जाएंगे तो मान लीजिए A1 है, A1 है, तो इस पे 1 1 होता है। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, मान लीजिए न्यूटन हो गया, और उसको एम्पियर -1, फिर मीटर पर -1। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, न्यूटन, मीटर -1 और एम्पियर पे -1। देखिए, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर -1 और एम्पियर पर -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि नाभिक दिया, एक नाभिक जिसका क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है, और ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, और 27 इसका क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी है 3.6 फर्मी। चूँकि एक फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तब नाभिक इतना है, इसका क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग आर ज्ञात करते हैं। चूँकि हमारा क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसमें कह रहा है इसका त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, चूँकि हमारा सूत्र होता है त्रिज्या का, ठीक है, त्रिज्या होता है R = होता है R0, और क्या होता है, A पे पावर 1/3 होता है। ठीक है, A हमारा होता है R के लिए, यहाँ पे R लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या का हमारा सूत्र होता है यही होता है। तो चूँकि हमारा R एक नियतांक है, तो इसका 1.2 गुणे 10⁻⁻15 का होता है मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक के नियतांक है। ठीक है, तो चूँकि हमारा देखिए यहाँ पे, चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है TE 125 और दिया है यहाँ पे 52। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं X और A और AZ, ये हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये हमारा परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु भार होता है, ये हमारा परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है। तो हमारा एक क्या है, देखिए ये हमारा परमाणु भार है। ठीक है, इतने देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए तो हमारा परमाणु भार है, तो हम इस सूत्र में रखेंगे R = R0, और यहाँ पर ए हमारा क्या है, तो 125 है, तो 125 लिख देंगे, और 1/3। चूँकि हमारा बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी को इस प्रकार आप जितना जल्दी कर सकते हैं आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला है। ठीक है, एक यहाँ दिया हमारा 125 और एक इस पर घात दिया है 1/3। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जानते हैं इसका नियतांक कितना होता है, 1.2 गुणे 10⁻⁻15 फर्मी होता है, यानी फर्मी 1 मीटर फर्मी होता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 25 यानी 5/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 1/3 इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो 1 2 गुणे 10⁻⁻15 गुणे 5, और इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 5 5 एक 6, 6 दशमलव
10-15, चूँकि इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा मीटर, तो इसको फर्मी में, तो फर्मी में हमारा क्या हो जाएगा, 6 फर्मी हो जाएगा। ठीक है, 6 फर्मी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 फर्मी हो गया। तो हमारा इसका मान कितना निकल गया, 6 फर्मी मान इसका निकल गया। तो इसमें हमारा कितना दिया है देख लीजिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 फर्मी। तो आई होप ये अच्छी तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ख नंबर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर आता है, या 2 नंबर या 1 नंबर, देखिए 1 नंबर दिया, 2 नंबर भी देता है। ठीक है, ग नंबर कह रहा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में किस संरक्षण के नियम का पालन करता है। आइंस्टीन समीकरण चूंकि हम जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर डेरिवेशन भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं। होता है E = होता है W कार्यफलन और E के। ठीक है, W जगह हम लोग क्या लिखते हैं, W जगह H न्यू नॉट हम लिखते हैं। ठीक है, प्लस E के, ये हमारा E के है, और E बराबर हमारा चूँकि होता है H न्यू होता है। ठीक है, न्यू पढ़ते हैं, और इसको देखिए E के। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो हमारा एक इसको क्या करेंगे, इधर ले आ देंगे, तो H न्यू नॉट, न्यू माइनस H न्यू नॉट। ठीक है, तो H कॉमन ले लीजिए, तो V माइनस V म्यू है, म्यू है। ठीक है, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, तो चूँकि ये गतिज ऊर्जा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv², यानी मैक्स लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, आइंस्टीन समीकरण होता है। यहाँ से भी आप लोग डेरिवेट अगर आए तो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये क्या है, एक हमारा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा ये ऊर्जा का संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, ऊर्जा पर आधारित होता है। यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR और VC है, तो इसके प्रकत्व प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो। चूँकि हमारा क्या होता है, देखिए इसका चित्र होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, ये हमारा होता है VR नीचे होता है। ठीक है, और VL हमारा ऊपर होता है, और VC हमारा नीचे होता है। ठीक है, VC। ठीक है, इसमें हमारा V होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा होता है। तो हमारे यहाँ से हम जब ज्ञात करते हैं इसको, ये हमारा मान लीजिए थीटा है, तो इसका जब हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए हमारा होता है V² माइनस VL माइनस VC। ठीक है, VC का क्या करते हैं, वर्ग, प्लस ये VL नहीं लिखे हैं क्या, VL, तो ये हमारा VL है। ठीक है, और VR है। ठीक है, यहाँ लिखे हैं VL और VC, ये हमारा क्या है, VR, तो ये हमारा हो गया V और R प्लस VR, तो स्क्वायर इसका होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं V, या इसको लिख सकते हैं, या √VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस V²R, इस प्रकार हम लोग भी लिखते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन देखिए दिया है, D ऑप्शन दिया है, तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, V का स्क्वायर और VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR²। ठीक है, ये हमारा क्या है, VL प्रकत्व है, VC देखिए V और C संधारित्र है, और VR प्रतिरोध है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं, ये हमारा LCR परिपथ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, जहाँ N1 माध्यम का तथा N2 के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक N1 बड़ा है N2 से। ठीक है, तो हमारा दिया है पहला, देखिए यहाँ पे पहला हमारा दिया है, यहाँ पे पहला दिया है, जो क्या किया, प्रकाश किरण जब आती है तो क्या करती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, हमारा राइट साइड में क्या होता है, झुक जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई भी क्या है, नियम लागू नहीं, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कोई भी नियम नहीं है, अर्थात हमारा पहला ही होता है, जो दर्पण के दाईं ओर बनता है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका 6 जो है अंक, यानी 5 क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर, इसका क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर कह रहा है, देखिए यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, समान पदार्थ के 2 ठोस घनों के भुजा
जो भुजाएं हैं क्रमशः L 3L L और 3L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3 संबंधी 1 हो जाएगा। तो इसको हम दिखा देते हैं कि आप लोग को ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए अनुपात दिखाना है, इसमें हमारा अनुपात दिखाना है प्रतिरोधों का। तो चूंकि रो बराबर होता है RA/L होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से हमारा होता है तो R, तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो रो और L और A हो जाएगा। तो पहले घन के लिए, इसमें घन के लिए कहा है, ठीक है, घन की भुजाओं के लिए कहा था। पहले घन के लिए R1 और इसको L1 A1 कर देंगे और L1 बराबर 1 और A1 बराबर L गुणे L, A1 L गुणे L और R1 रो और L और L, इस प्रकार में L से L कट जाएगा और रो बटे L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा इतना होने के बाद तो पहले घन के लिए आप लोग ये लिख लीजिएगा रो L, ठीक है। R1 इक्वल टू, देखिए यहाँ से R1 सिंपलाइज डेट लिख के, ठीक है। तो दूसरे घन के लिए R2 बराबर उसी प्रकार हम क्या करेंगे L2 और A2 और 3L इंटू 3L और ऊपर 3L, L2 का 3L, ठीक है। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो और R, रो और L2 की जगह 3L और 3L और 3L, या 3L 3L कट जाएगा, रो 3L हो जाएगा। अतः हमारा हो जाएगा R1/R2, ठीक है, R1/R2 और हमारा रो L, देखिए अनुपात अनुपात R1 और R2 का। तो हमारा पहला देखिए यहाँ पे निकला है रो/L, तो रो/L और यहाँ पे रो दूसरा दिया है, दूसरा इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए 1, या समीकरण नंबर इसे 2 मान सकते हैं तो 2, तो 1 और 2 से देख लीजिए, ठीक है। तो इसको अनुपात करने से हमारे 3L और L, देखिए हमारा L और L कट जाएगा और रो कट जाएगा। इस प्रकार हमारा ऊपर जाता है तो क्या पलट जाता है, तो देखिए यहाँ पे तो यह L और L कट जाएगा और रो से रो कट जाएगा, तो बचेगा 3/1, तो 3/1 यहाँ पे हमारा 3/1 हो गया। तो ये हमारा R1 संबंधी R2, तो R1 संबंधी R2 3 संबंधी 1, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, देखिए हमारा दूसरा नंबर है ब, ठीक है। खंड अ कर चुके, खंड ब, ठीक है। क कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना। तो दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होता है, प्रथम नियम I इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परिपथ में देखिए दिया है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि केंद्र की तरफ यानी संधि की तरफ, ये हमारा संधि की तरफ आने वाली धारा प्लस और संधि से बाहर जाने वाली माइनस। तो देखिए संधि की तरफ आ रहा है प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये भी संधि की तरफ है तो ये भी प्लस में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसका अर्थ होता है योग होता है, ठीक है। तो हो जाएगा I प्लस संधि की तरफ आने वाला प्लस हो जाएगा 6A प्लस, उसके बाद हमारा 3A आ रहा है संधि की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हमारा 3A और 10A यानी 10A और माइनस में रहेगा, संधि से बाहर जा रहा है, ये माइनस एक और माइनस रहेगा यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा 6 3 9 1 में जुड़ जाएगा प्लस वाला और I प्लस, ठीक है, 6 और 3 9 एम्पियर और ये माइनस 13 होगा ना, 13 एम्पियर इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा 9 और इसमें इसका 4, तो I माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा तो मात्रक होता है एम्पियर, तो I इक्वल टू 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो दूसरा क्वेश्चन का रहा, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आई होप आप लोग को बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम क्या होता है, तो लेंज का नियम हमारा क्या होता है, जब किसी पदार्थ में क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है जो उस कारण का विरोध करता है जिसका वह स्वयं उत्पन्न होता है, ये हमारा लेंज का नियम होता है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इसका आंसर
तो हमारा लेंज का नियम है, लेंज का नियम देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है जब धारा में परिवर्तन किया जाता है तब चुंबकीय प्लस सामान्य परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार ले देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इस प्रदर्शित करते हैं या प्रेरित धारा I उस कारण का जो कार्य विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। यही हमारा लेंज का नियम है, बहुत एम्पियर और बहुत इजीली लिख लिया जाता है, ठीक है। बहुत आसान है ये, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। चूँकि पीएन संधि अवक्षय परत, देखिए हम लोग को चित्र बना देते हैं पीएन संधि। देखिए हमारा मान लीजिए हमारा संधि है, ठीक है, ये हमारा संधि है, ठीक है, ये हमारा संधि है, ठीक है। इसमें आवेश वाहक कोटर होते हैं, पता ही है, पी क्षेत्र है, ठीक है, ये एन क्षेत्र है, ठीक है, एन क्षेत्र है। इसमें प्लस आवेश वाहक कोटर होते हैं, इसमें आवेश वाहक कोटर होते हैं, ठीक है, आवेश वाहक कोटर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें ऋण आवेशित होते हैं। इसमें भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, प्लस नहीं होता है। इसमें देखिए यही हमारा अवक्षय परत है, इसे अवक्षय परत कहते हैं संधि में, यानी जहाँ पे क्या होता है, चालनशील आवेशवाहक नहीं पाए जाते। इसमें चालनशील आवेशवाहक इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। देखिए ये अवक्षय परत होता है हमारा, इसे अवक्षय परत कहते हैं इस बीच में, ठीक है। या तो हम लोग बुझे इसे अवक्षय परत कहते हैं, इसी में अवक्षय परत होता है जिसमें चालनशील आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन या आवेशवाहक कोटर, जो कोटर होता है, ये कोटर होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। तो इसे शब्दों में आप लोग देख लीजिए, पीएन संधि, ठीक है। तो पीएन संधि अवक्षय परत देख लीजिए, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चालनशील आवेशवाहक कोटर तथा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, यानी उस परत को ही क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये अच्छी तरह आप लोग को अवक्षय परत समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा पहला ये अवक्षय परत है, हम लोग 4 सेट हल किए हैं, ये अवक्षय परत के बारे में पूछा है। और इस प्रकार उस चालन यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से हमेशा हर एक क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे भी हम लोग को क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन उससे आता है तो आप लोग अच्छे से उसको जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, ठीक है, अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। और आपतन कोण दिया है यहाँ पे 60। तो आपतन कोण हमारा दिया है, यानी आई का मान दिया है और आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आर मान क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन कोण और आपतन कोण, अपवर्तन कोण आर है और आई आपतन कोण आई है, ठीक है। तो मान हमारा दिया है तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमारा मान कौन सा दिया है n = √3, ठीक है। और क्या दिया है, आई दिया है, आई 60 दिया है और आर का मान ज्ञात करना है। तो स्नेल के नियम लगा दीजिए, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, =n। तो साइन आई यानी साइन 60 और साइन आर, ठीक है। तो n का मान दिया है √3, तो साइन 60 इसका मान होता है √3/2 और यहाँ पे साइन आर, ठीक है, √3। तो ये देखिए हमारा बराबर इक्वल में तो कट जाएगा। तो 2 साइन आर और 1 इधर गुणा कर लीजिए, तो 1 = 2 साइन आर और साइन आर बस यहाँ छोड़ देंगे, साइन आर यहीं छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2। तो चूंकि साइन आर यानी साइन को अंश का मान क्या होता है हमारा, तो इस बार आप कर लीजिए। तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो आर साइन, चूँकि हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति मैथ में इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मुख्य मान ज्ञात करते हैं, सेम उसी प्रकार। तो ये हमारा साइन कितने अंश का है, तो 1/2, ये हमारा कट जाता है इनवर्स और साइन, तो आर
को अंश का मान ये हमारा होता है तो 30 अंश का, तो हमारा आ जाएगा R 30 अंश। तो हमारा 30 अंश आ गया। आई होप ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्नेल के नियम से हमारा ये प्रूफ हुआ है, बहुत इजीली है और 1 नंबर या 2 नंबर का जो है नंबर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंगा नंबर निर्वात में एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र, तो चुम्बकीय क्षेत्र यानी हमारा चुम्बकीय क्षेत्र बी यानी बी नॉट का आयाम दिया है। ठीक है, क्या दिया है 510 नैनो टेस्ला, यानी नैनो यानी गुणे 10⁻⁻9। ठीक है, -9 होता है। ठीक है, टेस्ला को टी। ठीक है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, यानी ई का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं किस चैप्टर से है, वहाँ पे वैद्युत चुम्बकीय तरंग से है, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर से है, तो चूंकि हम जानते हैं C इक्वल टू होता है E0 और B0, यानी हमारा मुख्य ये हमारा क्या है, ये मान है, यानी शिखर मान भी इसे कहते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या करें ई ज्ञात करना है, तो इसको इसमें गुणा कर लीजिए। C ये प्रकाश की चाल है, तो B और C इक्वल टू E। ठीक है, तो हमारा क्या B का मान कितना दिया हमारा 510 गुणे 10⁻⁻9 नैनोमीटर है, और C क्या दिया है प्रकाश की चाल, हम लोग जानते हैं 3 गुणे 10⁸ होता है, और E0। तो देखिए हमारा देखिए ये क्या है 10 है, तो 10 से गुणा हुआ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻1 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻⁻9 गुणे 3 गुणे 10⁸। तो एक और इसमें देखिए प्लस है, ये प्लस है तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 51 गुणे ये 3 है तो 3 गुणे 10⁻⁻9। ठीक है, और ये 1 और इसमें 8 हो जाएगा 10⁻9। तो ए और ए कट गया प्लस माइनस, और इसमें गुणा कर लीजिए 3 और 3 × 5 = 15, 153 हो गया, यानी C इक्वल टू 153। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल किस में नापते हैं, तो प्रकाश चाल में E0 है ना, E0, तो हमारा E0 है, तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर में हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरह आप लोग को सवाल हो गया होगा, बहुत इजीली है, इजीली हल हो चुका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर। चूँकि हम अनुचुंबकीय है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे थोड़ा सा क्या होता है विक्षेप होता है, इसमें अधिक होता है, प्रबल रूप से होता है, इसमें क्या ठोस द्रव तीनों में होता है, और ये क्या होता है एक केवल ठोसों में होता है, यानी क्रिस्टलीय रूप में होता है। और ये क्या होता है एक और इसमें आप लिख सकते हैं कि ये बी में जो क्या रखा जाता है, तो इसका बी हटाने पे इसके क्षेत्र से बी अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो क्या होता है इसका मान चुंबकन हट जाता है, और इसका क्या होता है नहीं हटता है। ठीक है, इस प्रकार आप 2-3 को लिख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, लिखने का टाइटल भी देख लीजिए किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा अंतर पूछा है, तो आप लोग अंतर अच्छी तरीके से तो देख लीजिए। हमारा अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ी सी क्या होते हैं चुंबकीय होते हैं, थोड़ा सा चुंबकन होता है। एक क्या होता है प्रबल रूप से क्या होते हैं चुंबकन होते हैं, बी क्षेत्र हटा लेने पर इसका चुंबकन समाप्त हो जाता है, या केवल क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है, या क्या होता है ये ठोस द्रव तीनों रूप में पाए जाते हैं। बी हटा लेने से इसका चुंबकन एकदम समाप्त हो जाता है, इसका नहीं समाप्त होता है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन है, निकिल है, फेरस है, ETC है, के बिलियन है। ठीक है, और Fe है, फेरस और निकिल और कोबाल्ट और ETC। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से आप लोग क्या 4 नंबर इसका अंतर समझ में आ गया होगा। तो अंतर आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा खंड 100 है, तो खंड 100 का पहला क्वेश्चन दिया है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या किस प्रकार किया जा सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या देखिए किस प्रकार किया जाता है। जब बहुत सारे क्या होते हैं परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं, तो परमाणु में उपस्थित नाभिक और नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, लगने वाले बलों से अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों क्या हो जाते हैं विभक्त हो जाते हैं, और एक बड़ा सा क्या होता है बैंड का रूप ले लेते हैं। इस बैंड को ठोस में ऊर्जा बैंड कहते हैं। देखिए आप लोग 1 नंबर में पूछा है या 2 नंबर पूछा है तो बहुत ज़्यादा विस्तार करके लिखना नहीं सही है। जिसमें होते हैं उसमें देखिए चालक, अचालक, अर्धचालक होता है, वो सब लिखना सही नहीं। बस इसके माध्यम से आप लोग बता दीजिए ठोसों में ऊर्जा बैंड पूछा था, ठोसों में ऊर्जा बैंड ही हम लोग जो कहे वही लिखे। ठीक है, तो ठोसों में ऊर्जा बैंड का हो गया। तो अगला क्वेश्चन रदरफोर्ड के अल्फा
कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन देख लेते हैं। तो रदर के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग हैं। पहला कहते हैं परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है क्या होता है, खोखला होता है, और परमाणु का जो समस्त धनावेश जो होता है एक सूक्ष्म केंद्र पर स्थित होता है, जिसका कहते हैं नाभिक कहते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा कह रहा है, तीसरा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से प्रयोग में कूलाम नियम का भी परमाणु दूरी के लिए क्या किया, सिद्ध कर दिए। ठीक है। जो हमारा क्या है 1/4πε0 2z², और कूलाम का नियम भी होता है यह बराबर 1/4πε0। इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, Q1 Q2 R² होता है। ठीक है। बस यहाँ Q1 Q2 और R² हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ग नंबर, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समाप्त यानी समान है। ठीक है। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो, तब दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए हम लोग 9th में, देखिए 9th क्वेश्चन नंबर 9 सीट नंबर 4 के में देख लिए हम लोग सेम वही किए। यहाँ पे बस वो किया अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा समान है। बस ये देख लीजिए सेम है कि इस कण के संबंध से देरबावली तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होगी। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो हम पहले करेंगे का प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए हमारा हो जाएगा लैम्डा पी यानी प्रोटॉन तरंगदैर्घ्य है। तो H2MPKP सूत्र से, इस सूत्र द्वारा देखिए लैम्डा H/2MI ये हमारा क्या है, ऊर्जा है, M है द्रव्यमान है, और 2। ठीक है। जो हम लोग इस सूत्र को कहाँ से ज्ञात करते हैं, लैम्डा H/P से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा न्यूट्रॉन के लिए से पहला मान लीजिए। तो हमारा पहला हो गया, और ये हमारा न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा NH2M, और n का है न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, n। तो लैम्डा P = लैम्डा n। तो दोनों के क्या करने के लिए बराबर है, तो बराबर है मान, तो ये हमारा क्या कट जाएगा, तो 2MPKP। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर हमारा करणी हट जाता है, और ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, समान है, बराबर है, इक्वल है। तो अगला हमारा देखिए MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये हमारा क्या है, K है। ठीक है। तो Mn और K यानी हमारा न्यूट्रॉन का, और ये हमारा न्यूट्रॉन का। ठीक है। तो चूँकि प्रोटॉन बराबर क्या होता है 1.672623 × 10⁻⁷ kg होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और इसका हमारा न्यूट्रॉन का 1.6774929। तो हमारा देखिए इसका अधिक है और इसका कम है। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे, तो हमारा क्या है, ज़्यादा है, इन लोग का मान इससे हमारा क्या है, ये ज़्यादा है। तो देखिए हमारा ग्रेटर देन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, Kp यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। देखिए यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, तो हमारा प्रोटॉन का अधिक हो गया। इस प्रकार हमारे का अधिक है, तो इधर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अधिक हो गया। अतः प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से। ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार से धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है, एक जो बैटरी है, बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उस बैटरी से एक अन्य 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r यानी स्मॉल r याद करना है, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो हम लोग चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है, तो हम मानेंगे R1 = 4। तो देखिए हमारे इसमें 4 प्रतिरोध दिया है, तो पहला R1 4 और R2 9 मान लेंगे। ठीक है। तो चूँकि ऊष्मा का हम लोग सूत्र जानते हैं, I ये हमारा धारा, R और T। तो 1 1 1 के लिए, चूँकि 1 के लिए 1 के लिए, 2 2 के लिए। ठीक है, 2 2। तो समीकरण 2 मान ली, ऊष्मा समान है, तो H1 और H2, और धारा भी समान ही है, समान समय किया जा रहा है। तो I1 R1 T और T समय तो समान है, समय समान है, और H1 ये देखिए हमारे उसमें तो समान है। ठीक है। तो T से T कट जाएगा और समीकरण 3 बना लिया जाएगा। चूँकि ओम के नियम से हम लोग क्या करते हैं, I = E/R + R। जब हम लोग क्या करते हैं E V और R में क्या होता है, संबंध ज्ञात करते हैं। फिजिक्स में हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सूत्र डेरिवेशन करते हैं, E और स्मॉल r और E और R में क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं ओम के नियम से।
तो हम क्या करेंगे, आई का मान क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए I1 का और I2 के स्थान पे। तो I1 और I2 के मान को रख लेंगे। तो देखिए हमारा ई स्क्वायर, तो इसमें ई स्क्वायर कम नहीं है, तो ई से ही देखिए हमारा इसको करके नीचे कर देंगे, तो हमारा आर ही है, R1 है, ठीक है, R1 है। तो नीचे करेंगे तो देखिए ई स्क्वायर हो जाएगा और इस पर घात चढ़ जाएगा, तो ई स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारा देखिए, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे भी R2 हो जाता है। R1 का मान हम लोग 4 ओम माने हैं और इसका 4 ओम दिया है क्वेश्चन में, और R2 का मान 9 हो जाएगा। तो R प्लस आर का होल स्क्वायर और R प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इस पर हम क्या करेंगे, दोनों पे क्या करेंगे, वर्ग हो जाएगा, इसको ऊपर अब चढ़ा देंगे। तो इसे 2 का यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 3 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे R का मान पहले R1 के लिए, ये R2 के लिए है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब घात ऊपर दोनों कर देंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। करने पे ये हमारा, चूँकि हम जानते हैं क्या, दो ये समान है, समान कट गया। तो 2 और 4 प्लस R और 3 9 प्लस R। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो तिर्यक देखिए 9 दूना 18 और 2R, ठीक। और ये 4 तिहाई 12 और 3R, ठीक है। तो अब समान को एक तरफ कर लीजिए, 12 को इधर कर लीजिए और 2R को इधर कर लीजिए। तो 18 माइनस 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक। तो 12, 18 में से 12 जाएगा 6, और ये हमारा 3R और माइनस 2R, तो R हो जाएगा, यानी 6R। यानी ये हमारा क्या, आंतरिक प्रतिरूप का मात्रा ओम होता है, तो हम लोग ओम लिख देंगे। ओम लिख दिए या ओम का प्रतीक चिन्ह। आई होप ये आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह समझ में आ गया है तो देख लीजिए, ये हमारा यानी हम लोग खंड 100 तक का किए, आज कंप्लीट कर लिए हैं सेट नंबर 5 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे खंड 10 से, ठीक है। ताइयों पे आप लोग को अच्छी तरह से लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सभी में, और अच्छी तरह सब तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि हम लोग बेहतरीन से हम क्या किए हैं, समझाए हैं, और आप लोग को आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छी तरह से वीडियो आप लोग को अच्छा समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो हो आपके पास तुरंत पहुंचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक आपके दोस्त भी क्या करें, अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और अच्छी तरह से आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो भी आप लोग को दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जब भी चाहे तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से, यहाँ से हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।